नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखिए पुरस्कार कहानी का अध्ययन करेंगे, जो कि कॉलेज व्याख्याता प्रोफेसर भर्ती में अपने सिलेबस में नई जोड़ी गई है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में देखिए कोई भी रचना हो, कुछ भी हो, इसका जो शीर्षक जो दिया जाता है ना, वो उसके मूल जो सारांश होता है कहानी का, उसके आधार पर ही रखा जाता है। जैसे अपन ने सुबह एक कहानी पढ़ी थी ममता। उस कहानी का जो शीर्षक ममता है, वो एक लड़की के मन में दया करुणा की भावना ममता, उसके नाम के आधार पर ही उस कहानी का नामकरण किया गया था। तो इस कहानी में की मुख्य नायिका है जो मधुलिका। उस मधुलिका के द्वारा किए गए कार्य के अनुसार कि मधुलिका ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया था कौशल प्रदेश के लिए कि राजा थे वो उस मधुलिका को पुरस्कृत करना चाहते थे, यानी कुछ पुरस्कार देना चाहते थे। इसी वजह से इस कहानी का जो शीर्षक है, नामकरण है, वो पुरस्कार रखा गया। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में और मृत्यु 1937 में काशी में हुई थी। शुंगनी साहू के नाम से भी ये जाने जाते हैं। कलाधर के उपनाम से ये ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। कोई भी कवि हो, अधिकांश कवि हैं वो अपना उपनाम रखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद हैं, वो कलाधर के उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे। उनके प्रसिद्ध, यानी कलाधर के उपनाम से या शुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। 1909 में इंदु पत्रिका का संपादन हुआ था। उससे लेकर के इनकी साहित्यिक यात्रा आरंभ होती है। यानी इसकी जयशंकर प्रसाद ने कुल देखिए 69 कहानियाँ लिखी थी। उसमें पहली जो कहानी है वो ग्राम कहानी मानी जाती है। ठीक है, वो इंदु में 1911 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, ध्यान रखना। 1909 से इनका लेखन कार्य प्रारंभ हुआ था। तो इनकी पहली कहानी ग्राम है। कुल 69 कहानियाँ, 69 कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। इस इंदु पत्रिका से इनकी साहित्यिक यात्रा आरंभ होती है, जो कि कामायनी 1935 में इनकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। तब तक अनवरत लगातार चलती रही थी। इन्होंने अनेक साहित्यिक विधाओं पर लेखनी चलाई थी। तो देखिए, नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। मूल रूप से ये नाटककार ही माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। निबंध, कहानियाँ, उपन्यास, काव्य और गद्य काव्य और चंपू आदि तात्कालिक सभी विधाओं में ये सिद्धहस्त लिखा करते थे। इनका मुख्य जो काव्य है, भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के गूढ़ तत्वों की व्याख्याता थी। ये भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में उनको मतलब गहराई से इन्होंने हृदयंगम किया था, समझा था उस चीज़ को। तो इन चीज़ों की ये व्याख्याता थी। मानव चरित्र के विविध गुप्त एवं जटिल पक्षों के ये उद्घाटक रहे थे। मनुष्य के जो चरित्र के विविध गुप्त जटिल जो पक्ष होते हैं, उनको इन्होंने उद्घाटन किया था। आधुनिक भारतीय समाज के खोखलेपन का दिग्दर्शन, इतिहास के अवशेषों में से वे मार्मिक एवं प्रेरक प्रश्नों का चयन, राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा, नारी के व्यक्तित्व में ममता, श्रद्धा, त्याग, शक्ति और शौर्य का अवतरण, प्रकृति और मानव के संघर्ष एवं सहयोग का धूप छाया अंकन किया है। नियति के विधान और मानवीय प्रयत्नों दोनों के सहयोग से मानव के उत्थान पतन का चित्रण उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। तो आप लोग इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। आजकल परीक्षा में जो प्रश्नोत्तर आते हैं, उनका थोड़ा सा स्तर है वो बदल गया है। पहले सीधा सीधा पूछा जाता था कि जैसे कामायनी किसकी रचना है, तो हर कोई बता देता है कि किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। अब आजकल प्रश्न को घुमा इस प्रकार दिया है, जैसे कामायनी का अगर आपके सामने प्रश्न अगला करेगा तो कामायनी के बारे में अपन को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये शैव दर्शन से संबंधित है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ऐसे चारों तरफ का अपन को नॉलेज होना चाहिए। कामायनी का प्रथम सर्ग ये है, कामायनी का अंतिम सर्ग ये है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो जयशंकर प्रसाद का एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद भारतीय इतिहास के गौरव और दर्शन को उद्घाटित करने वाले कवि लेखक कौन माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद हैं भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा, नारी के व्यक्तित्व में ममता, श्रद्धा, त्याग और शक्ति और शौर्य के अवतरण के प्रकृति और मानव के संघर्ष एवं सहयोग का धूप छाई अंकन नियति के विधान और मानवीय प्रयत्नों दोनों के सहयोग से किया है।
तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें हर कवि लेखक के बारे में। जैसे प्रेमचंद का प्रश्न आता है तो प्रेमचंद भारतीय मतलब ग्रामीण जीवन दर्शन के लोगों से संबंधित, भारतीय नारियों के संबंधित, इनसे संबंधित उन्होंने लिखा है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में कि लेखक की रचनाएं किस प्रकार की हैं। पंत का होगा तो पंत ने प्रकृति के चित्रण अधिकांश रूप से किया है ना। समझ रहे हो ना बात को। इस प्रकार के प्रश्नों का मतलब लेखक कवि के बारे में चारों तरफ की 2 4 5 बातें वो अपने को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब इनकी रचनाएं देखो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये नाटक हैं इनके। अजातशत्रु आदि नाटक लिखे। तितली, कंकाल, इरावती उपन्यास लिखे। इरावती अधूरा उपन्यास है। अग्निमित्र एक इनका अधूरा नाटक भी है। कामायनी महाकाव्य है इनका, जो 15 खंडों में विभाजित है। देवव्रत कहानी है, कहानी संग्रह। जबकि इनके कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल है। ठीक है ना। अब इस पुस्तक में देखिए एक जगह मिस्टेक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है ये। इसमें लिख रखा है कि पुरस्कार कहानी इनके 5वें कहानी संग्रह में संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। जबकि पुरस्कार जो कहानी है वो 1931 में प्रकाशित हुई थी। और ध्यान रखना वो इंद्रजाल जो है, ये आंधी जो कहानी संग्रह इसमें संग्रहित है। ये भी पूछ सकता है कि पुरस्कार कहानी किस में संग्रहित है, तो इंद्रजाल में संग्रहित है। ये आंधी कहानी संग्रह इसमें संग्रहित है 1931 में। जबकि इंद्रजाल का प्रकाशन 1936 में हुआ था। यहाँ पर भी इसका प्रकाशन 1936 लिख रखा है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान रखना इस बात का। आंधी में संकलित है ये। ठीक है ना। और क्रम से भी पूछ सकते हैं। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनका क्रम है। इसको याद रख सकते हो आप। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल की छाया आई जिसमें एक प्रतिध्वनि सुनाई दी। आकाशदीप में, आकाश में एक प्रतिध्वनि, छाया में प्रतिध्वनि सुनाई दी आकाश में। आंधी आई इंद्र के जाल में, आंधी आई इंद्र के जाल में। एक मतलब लाइन के रूप में ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। छाया में प्रतिध्वनि सुनाई दी आकाश में, आंधी आई इंद्रजाल में। ठीक है ना। ऐसे इस कहानी के यहाँ पर इस कहानी का सारांश है। इस कहानी के चरित्रों में भाव सौंदर्य, अंतर्द्वंद, मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव दर्शनीय। यानी इस कहानी में जो चरित्र होंगे उनमें भाव सौंदर्य और अंतर्द्वंद्व रहेगा। यानी हृदय के अंदर एक दूसरे में द्वंद्व चलता रहेगा। मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव दर्शनीय, यानी द्वंद्व का उतार चढ़ाव। कभी तो पात्र ये चाहेगा कि यह कार्य मुझे कर देना चाहिए, कभी उसका एक मन ये कहेगा कि नहीं, अपन को यह कार्य नहीं करना चाहिए। कौशल की राजधानी, कौशल राज्य की परंपरा के निमित्त, यानी कौशल राज्य में एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी प्रथा प्रचलित थी कि खेत देकर भी प्रतिदान स्वीकार न करने वाली मधुलिका, मगध के राजकुमार अरुण, मगध का एक राजकुमार, इस कहानी का नायक अरुण है, नायिका मधुलिका है। मगध के राजकुमार अरुण के सपनों में खोकर कौशल दुर्ग पर आक्रमण करने में सहयोगिनी बनती है। लेखक ने उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम और स्वयं प्रेम के संघर्ष की कहानी बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की है। तो देखिए इस कहानी की मुख्य नायिका जो मधुलिका है वो मगध का राजकुमार है अरुण, इससे प्रेम करने लग जाती है और इसके सपनों में खोकर के मगध की राजधानी कौशल दुर्ग है उस पर आक्रमण करने में उसकी सहयोगी बन जाती है। यानी मधुलिका उसकी सहायता करती है कि हाँ तुम आक्रमण कर देना, मैं उस समय राजा से तुम्हारे बारे में बात करके आ जाऊँ। तो उसके मतलब अरुण के कहने पर मधुलिका है वो कौशल दुर्ग पर आक्रमण करने में सहयोगी बनती है, परंतु उसके मन ही मन में मधुलिका के ये सपना होता है कि ये कार्य अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपना देश प्रेम है और मैं एक स्वयं प्रेम यानी मैं खुद, मधुलिका सोचती है कि मैं खुद अरुण के से प्रेम करने लग गई हूँ, उनसे अनुराग करने लग गई हूँ। इस चक्कर में आकर के उसने उस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सहायता तो करती है, परंतु मन में जो देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की जो भावना बहती है वो उसे ये कार्य करने के लिए उद्वेलित करती है, उसे मतलब द्वंद्व चलता है। इसलिए जो मधुलिका है वो रात के समय में जा कर के और वहाँ के जो सिपाही हैं, सेनापति हैं, उनको कहती है कि आज रात 12 बजे है वो कौशल दुर्ग पर अरुण का आक्रमण होगा। इस प्रकार से अपने देश को ये बचा लेती है। यानी स्वयं प्रेम को राष्ट्र प्रेम पर न्यौछावर करता हुआ इसे दिखाया गया है इस कहानी में। जैसे अपन फिल्मों में देखना ना, ठीक आपको ये कहानी बड़ी ज़रूर है
परंतु आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहोगे तो आपको मैं मतलब आप एक साहित्य के विद्यार्थी हो तो आपको मतलब मैं पात्र की भांति आपको ये कहानी पढ़ाऊंगा, यानी आप खुद भोगोगे, आप खुद इसको महसूस करोगे, आपको खुद को मतलब ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम अगर यहाँ पर होते तो हम भी ऐसा करते, हम ऐसे होते तो हमारे साथ भी ऐसा होता, मतलब बड़ा आनंद आएगा। कहानी थोड़ी सी बड़ी जरूर है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए मित्रों, बड़ा ही आनंद आएगा। तो अब देखिए मूल पाठ पढ़ते हैं, अपन पूरी कहानी पढ़ेंगे, बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही शानदार, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रेम भरी कहानी है, मतलब एक प्रेम कहानी है इस कहानी में। देखा तो देखिए, आर्द्रा नक्षत्र एक नक्षत्र होता है। आकाश में काले काले बादलों की गुमड़, आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे, जिसमें देवदुन्दुभी का गंभीर घोष, देवदुन्दुभी एक मतलब वाद्य यंत्र होता है जो बजाया जाता है, उसकी गंभीर घोष यानी आवाज हो रही थी। प्राचीर में एक निरंबर कोने में स्वर्ण पुरुष झांकने लगा, एक ऐसा पुरुष झांक रहा था, उसकी ओर देख रहा था, देखने लगा। महाराज की सवारी थी, यानी महाराज थे वो आ रहे थे। शैलमाला यानी पर्वतमाला के अंचल में समस्त उर्वरा भूमि यानी उपजाऊ भूमि से सौंधी बास उठ रही थी, यानी सौंधी खुशबू, यानी धरती से सौंधी सौंधी महक उठती है। नगर तोरण से एक घोष हुआ, नगर के तोरण द्वार से एक घोष, एक आवाज आई। भीड़ में गजराज का चामधारी सूंड उन्नत दिखाई पड़ा, भीड़ में गजराज यानी हाथी का एक चामधारी सूंड था वो दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिल्लोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। हर्ष और उत्साह का एक मतलब उत्सव सा मनाया जा रहा था, एक ऐसे समुद्र सा हिल्लोर भरता हुआ उमड़ता हुआ एक जन सैलाब है, जिसको अपन जन सैलाब कह सकते हैं, यानी राजा महाराजा की सवारी में बहुत से लोग थे वो एक साथ आ रहे थे, यानी खुशी का माहौल था। प्रभात की हेम किरणें, प्रभात यानी सवेरे की सूर्य की हेम किरणें में अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदें, छोटी छोटी बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मधुलिका के समान, स्वर्ण मधुलिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता में हर्ष की ध्वनि, यानी मंगल सूचना थी कि आज महाराजा हैं वो खेत खेत जोतेंगे, तो सारी जनता में हर्ष की ध्वनि गूंज रही थी। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों, रथ थे, हाथी थे और घुड़सवारों की पंक्तियां जम रही थी। दर्शकों की भीड़ भी कम नहीं थी, यानी देखने वाले भी खूब थे। गजराज बैठ हाथी था वो बैठ गया। सीढ़ियों में महाराज उतरे, सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल थे, वो आम्र पल्लवों से सुशोभित कमल मंगल कलश और फूल कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए हुए मधुर गान करते हुए बढ़े थे। इस प्रकार से दो सुंदरियां थी, वो राजा महाराजा के बगल में चल रही थी। वो आम के पत्तों से सुशोभित हो रहे मंगल कलश में फूल और कुमकुम और खिल्ली जो थी उनसे थाल भरे हुए मधुर गान करते हुए आगे बढ़ने लगे थे। महाराज के मुख में मधुर मुस्कान थी, यानी महाराज वो मीठी मीठी मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। पुरोहित वर्ग में वत्सयन किया। स्वर्ण रंजित हल्की, सोने के रंजित हल्की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्टि बेलों को चलाने का संकेत किया, यानी दो बैल थे हल चलाने के लिए, उनकी ओर संकेत किया। बाजे बज रहे थे, बाजे बजने लगे। किशोरियां कुमारियों ने खिल्लों और फूलों की वर्षात है वो करनी शुरू कर दी। कौशल का यह उत्सव एक प्रसिद्ध था, यानी यह जगह कौन सी थी? कौशल, अयोध्या अपन कह सकते हैं। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ा, यानी महाराज थे वो वर्ष में एक दिन के लिए क्या बनते थे? किसान बनते थे। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती थी, यानी इंद्र की पूजा बड़ी धूमधाम से होती थी, गोठ होती थी। नगर निवासियों और उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते थे, यानी पूरे नगर के निवासी उस पहाड़ी क्षेत्र में आनंद मनाते थे। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता था। दूसरे राज्यों से भी युग राजकुमार उत्सव में बड़े चाव में आकर के योग देते थे, यानी भाग लिया करते थे। मगध का एक राजकुमार था अरुण, अपने ही रथ पर बैठा बड़े कुतूहल से उस दृश्य को वो अरुण था वो देख रहा था, आश्चर्य से कि कितना मनोरम, कितना सुंदर, कितना प्यारा दृश्य चल रहा था। अब देखो, बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ साथ चल रही थी। महाराज हल जोत रहे थे। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तो मधुलिका महाराज के सामने थाल कर देती थी। यह खेत मधुलिका का था, यानी महाराज जो खेत जोत रहे थे वो खेत मधुलिका का ही था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। यानी महाराज थे वो साल में एक बार हल जोता करते थे, और जिस खेत में वो हल जोतते थे उसका स्वामी है वो उनके साथ साथ रहता था। तो ये खेत किसका था? मधुलिका का ही था। इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका, यानी जिसका खेत होता था वही उसमें बीज बोने का अधिकारी होता था, यानी महाराज को सहयोग करता था। ये सौभाग्य मधुलिका को मिला था। वह कुमारी थी, सुंदरी थी,
कोशन वेश्य उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। यानी कोशन का वेश्य जो वस्त्र धारण कर रखा था वो इधर उधर उसका दुपट्टा लहरा रहा था। वह कभी उसे संभालती, कभी अपने रूखे अलकों, अलक होते हैं यानी बालों के लट, अलकों को, कभी वस्त्र को संभालती, कभी अपने बाल के लटों को। कृषक बालिका, कृषक बालिका के शुभ्र भाल, शुभ भाल यानी मस्तक पर श्रम कणों के, यानी मतलब ओस, इसको अपने पसीने की बूंदे कह सकते हैं। श्रम कणों को भी, श्रम श्रम कणों की भी कमी न थी, यानी पसीना आ रहा था। वे सब बोरनियों के गूंथे जा रहे थे और सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ शेर उठते थे। किंतु महाराज को बीज देने उन्हें शिथिलता न दिखाई थी। बीज देने में शिथिलता यानी कमजोरी नहीं दिखाई थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विषम से और कौतूहल से। और अरुण भी देख रहा था। कर्षक कुमारी मधुलिका, आह कितना भोला सौंदर्य और कितनी सरल चितवन है। मतलब ये अरुण देख रहा था कि कर्षक कुमारी मधुलिका है, उसका कितना भोला सौंदर्य है, कितनी सरल चितवन है। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था। ये किस कहानी से लिया गया है? उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया, यानी उत्सव का पूरा कार्य वो समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, यानी खेत जो महाराज जोतते थे उसके स्वामी को कुछ मतलब सोने की मुद्राएं वगैरह देते थे। यह राजकीय अनुग्रह था, यानी राजा की तरफ से दी गई भेंट। मधुलिका ने थाल सिर से लगा लिया, किंतु साथ ही साथ उसने सारी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की इस समय ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की बरकूंटी भी जरा चढ़ गई थी। मधुलिका ने सविनय कहा, मधुलिका ने विनय करके कहा, हे देव, कि हे महाराज, मेरे पितृपितामह यानी मेरे पिता और मेरे दादाओं की भूमि, इसे मैं बेचना अपराध समझती हूँ, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है, यानी मैं इसका मूल्य स्वीकार नहीं कर सकती। महाराज के बोलने से पहले वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध क्या कह रही है? कि हे अबोध, तुम क्या कह रही हो? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार कर रही हो? तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है, फिर भी कौशल का ये सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तुम आज से राज के संरक्षण पाने की अधिकारिणी हो गई है, कि आज से तुम्हारी रक्षा वो राज परिवार के लोग करेंगे। इस धन से अपने आप को सुखी बना, राज के रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। ये कथन है वो मधुलिका कहती है कि राज के रक्षक की अधिकारिणी तो पूरी जनता ही है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई भी विरोध नहीं था, न ही किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव, यानी महाराज का विरोध करने का मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था, परंतु मूल्य स्वीकार करना मेरे लिए असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, यह वाराणसी युद्ध में अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। तो मधुलिका के पिता का क्या नाम था? सिंहमित्र की कन्या। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, उस वीर की मधुलिका कन्या, मतलब उनको हर्ष हुआ, खुशी हुई, आश्चर्य हुआ। हाँ देव, मंत्री बताता है। सविनय मंत्री ने कहा, इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है? मंत्रीवर, महाराज ने मंत्री से पूछा कि इस उत्सव के नियम बताओ। देव, नियम तो बहुत ही साधारण है। मंत्री कह रहा है, किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुन करके नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, और वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। यानी जितनी भूमि होती थी, जैसे मतलब अपन यहाँ पर उदाहरण के तौर पर चर्चा करें, जैसे 10 एकड़ भूमि होती है, तो उसको मतलब 10 एकड़ के 4 गुना पैसे दे दिए जाते हैं, और वही मधुलिका को महाराज ने दिए थे। ठीक है, चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेत को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, और वह राजा का खेत कहा जाता है। यानी उस खेत को क्या कहा जाता है? राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज से थे, जो राजा महाराज थे, उस राजा को मतलब विश्राम में, संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ ही सारी सभा विसर्जित हो गई, यानी सब अपने अपने घर चले गए, सब अपने अपने शिविरों में चले गए। किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर भी किसी ने नहीं देखा कि मधुलिका कहाँ चली गई। वह अपने ही खेत की सीमा पर एक विशाल मधुक वृक्ष के नीचे हरे पत्तों पर छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही, यानी खेत में ही रह गई। अर्धरात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था, यानी रात के समय चल रहा था, विश्राम, वो उत्सव वो समाप्त हो गया था।
राजकुमार अरुण उसे सम्मिलित नहीं हुआ था, यानी राजकुमार अरुण उसमें उत्सव में सम्मिलित नहीं हुआ। वह विश्राम भवन में जागरण कर रहा था, वो जाग रहा था, आंखों में नींद नहीं थी, यानी उसको नींद नहीं आ रही थी अरुण को। प्राची में जैसे गुलाबी खिल रही थी वही रंग उसकी आंखों में, यानी उसकी आंखें वो भी लाल लाल रंग की हो गई थी। प्राची का मतलब सूर्योदय होने वाली दिशा। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोत एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते ही देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा, यानी वहां पर आ गया था मगध से। रक्षकगण ऊँग रहे थे, यानी जो पहरेदार थे वो भी सो रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से वो चौंक उठे। युवक राजकुमार तीर की भांति निकल गया, तीर जैसा निकल गया जल्दी से। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था और घूमता हुआ अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां पर मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए छिन्न मुद्रा में सुख ले रही थी, यानी जहां पर मधुलिका जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, सो रही थी, उस वृक्ष के पास में अरुण आ गया। अरुण ने देखा कि एक छिन्न माघवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है, यानी वृक्ष की शाखा से च्युत मतलब हट करके अलग होकर के पड़ी है। मधुलिका अपने खेत को महाराजा को देकर के इस प्रकार का महसूस वो कर रही थी। सुमन मुखलित थे, यानी फूल थे, वो थोड़े थोड़े खिल रहे थे। भ्रमर निस्पंदन थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया। उस सुषमा को देखते ही परंतु कोकिल बोल उठी। अरुण ने तो अपने घोड़े को इशारा कर दिया कि तुम चुपचाप रहना, परंतु एक कोयल थी वो बोल उठी। अरुण ने प्रश्न किया, छी कुमारी को सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट तुम कौन हो? यानी ये राजकुमारी मधुलिका सो रही है, उसके सोए हुए शरीर पर तुम दृष्टि डालने वाले कौन हो? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे कि हे राजकुमार, तुम्ही ने कल उत्सव की संचालिका रही थी। ये अरुण उसे पूछ रहा था मधुलिका की, हे भद्रे कि तुम ही तो कल उत्सव की संचालिका थी। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था कल। उस सम्मान। अब जाके मधुलिका को समझ में आता है। क्या आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था से संतुष्ट नहीं रहने देंगे? यानी मैं इस अवस्था में, विपन्न अवस्था में हूँ, उसी में तुम संतुष्ट नहीं रहने दोगे? मेरा हृदय उस छवि का भक्त बन गया है देवी। अरुण कहता है कि मेरा जो हृदय है वो आपकी जो भोली चितवन सौंदर्य की छवि थी उसका भक्त बन गया है। मेरे इस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आहा मनुष्य कितना निर्दयी है, अपरिचित, अक्षमा करो, जाओ अपने मार्ग पर जाओ। वो मधुलिका उसे कहती है, सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अंगूठन में रहना नहीं जानती और उसे अपनी, यानी मुझे तुम अपना लो। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ। वो कहती है, राजकुमार मैं एक किसान की बेटी हूँ। आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर मेरा, आज यानी मेरी स्नेह की भूमि से भी मेरा अधिकार छीन लिया गया, यानी राजा ने मेरा खेत है वो ले लिया है। मैं दुख से विकल हूँ और मेरा उपहास नहीं करो, यानी मैं बड़ी बड़ी दुखी हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। वो कहता है कि मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि है वो खेत है वापस दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है। मधुलिका कहती है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उसमें मुझे कितना भी दुख हो, यानी मुझे कितना भी दुख हो, मैं उस कौशल के नियम को नहीं बदलना चाहती। तब तुम्हारा क्या रहस्य है? राजकुमार पूछता है। अरुण, ये रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं है। यानी ये जो रहस्य है वो मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका के का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। राजकुमार को इतनी बात कह दी तो बेचारा दुखी हुआ, चल दिया। राजकुमार किशोर किरणों से में उसका रत्न किरीट चमक रहा था, यानी उसका मस्तक चमक रहा था। अश्व वेग में चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? यानी निष्ठुर प्रहार, उसने कठोर हृदय से प्रहार किया था राजकुमार के हृदय पर, जिससे स्वयं भी आहत न हुई और उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल उसे देखने लगी, यानी घोड़ा जा रहा था तो उड़ती हुई धूल देख रही थी। मधुलिका ने राजा का प्रतिदान अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती थी और चौथे प्रहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटी में, मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी एक पत्तों की कुटिया बना रखी थी, वहां पर रहती। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का
वही आश्रय था, यानी वहाँ पर रहती थी वो। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बिताने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। एक आदर्श बालिका थी। दिन सप्ताह महीने वर्ष और बीतने लगे, यानी समय गुजरता चला गया। शीतकाल की रजनी का समय है। देखो, शीतकाल की रात्रि में मेघों से भरा हुआ आकाश जिसमें बिजली दौड़ रही थी, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी, यानी सर्दी थी, ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर के एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी, यानी मेरे पास में आज कुछ भी नहीं है, ओढ़ने के लिए भी वस्त्र नहीं है। जीवन के सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते थे, परंतु उसकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ साथ घटती बढ़ती रहती। आज बहुत दिनों पर उसे बीती बात स्मरण आई, यानी बहुत दिनों के बाद में जो मगध का राजकुमार अरुण आया था वो बातें याद आई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे कि मधुक के नीचे प्रभात पर तरुण राजकुमार ने कहा था। वह अपने हृदय से, यानी अपने आप से बात करने लगी, पूछने लगी कि उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी ये पूछने लगी, क्या कहा था उसने, क्या कहा था। तो देखिए, दुख दग्ध हृदय उन स्वपन सी बातों का स्मरण रख सकता है, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता, हाय री विडंबना, कि कैसी विडंबना है। आज मधुलिका उस बीते समय, यानी जो समय बीत चुका था, उस क्षण को लौटा लेने के लिए व्याकुल थे, यानी उसी क्षण को वो वापस अपने पास में लाने के लिए व्याकुल थी, परेशान थी कि काश ये समय अब वापस आ जाए। दरिद्रता की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था, यानी गरीब हो गई थी, निर्धन हो गई थी, इसकी ठोकरों ने उसे व्यथित, परेशान कर दिया था। मगध की प्रसादमाला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों की रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता, वैसे ही मधुलिका अभी वह निकल गया। मन ही मन कह रही थी, वर्षा में भीषण रूप धारण किया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, यानी बादलों में की गड़गड़ाहट पड़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना होने लगी, और मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ, अचानक शब्द हुआ। बरसात का मौसम चल रहा था। बाहर से आवाज़ आई, कौन है यहाँ, पथिक को आश्रय चाहिए। वही मगध का राजकुमार था, वो कह रहा कि पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया, यानी किवाड़ खोले। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है, और सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार है। मधुलिका आश्चर्य से आश्चर्य से कहा, मधुलिका। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया दोनों में। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देख रही, यानी इससे पहले मधुलिका ये कल्पना ही कर रही थी कि ऐसे ऐसे राजकुमार आया था मेरे द्वार पर, वो मुझसे सहायता मांग रहा था, मुझे प्रसन्न कर रहा था, परंतु अपनी जो कल्पना थी उसको प्रत्यक्ष देख करके वह चकित हो गई, यानी उसे आश्चर्य हुआ। इतने दिनों के बाद आज फिर अरुण ने कहा, कितना समझाया था मैंने, परंतु अरुण ने कहा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था उस समय कि तुम्हारा खेत वापस दिलवा दूंगा, कौशल की राजकुमारी बनाऊंगा तुझे, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी, यानी अपनी गरीबी पर वो संकेत नहीं करना देना चाहती, अपनी स्थिति पर। उसने कहा, आज आपकी ये क्या दशा है। सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया। इस अरुण को मगध से निर्वासित कर दिया था, निकाल दिया था, तो अब कौशल में अपनी जीविका खोजने आया, यानी कौशल में राजा बनने की सोच करके आया। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह है विडम्बना, तो भी मैं स्वागत करने के लिए तत्पर हूँ, यानी मैं तो एक बिल्कुल अनाथिनी कृषक बालिका हूँ, निर्धन बालिका हूँ, ये कैसी विडम्बना, मैं आपका कैसे स्वागत करूँ, परंतु स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, यानी रात्रि के समय में शीतकाल में बिना आवाज़ के रजनी, यानी बिल्कुल सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था। कुहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कंपा देने वाली समीर, यानी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी की गुफा के द्वार पर वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता था, क्योंकि अरुण को पहले धक्का लग चुका था। उसको ऐसे लग रहा था पता नहीं ये वापस मना कर देगी। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर
इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है। मधुलिका कहती है कि तू निर्वासित हो चुका है मतलब कौशल से, तो फिर उसके बाद में भी तुम इतने क्यों रखते हैं, सैनिकों के साथ में क्यों रखता हो। मधुलिका अब राजकुमार कहता है, मधुलिका बाहुबली तो वीरों की आजीविका है, ये भुजाओं का बलि तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता, और करता भी क्या, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे जीवन मरण के साथी हैं। क्यों, हम लोग परिश्रम से कमाते हैं खाते हैं, अब तो तुम भूल न करो मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। उसको क्योंकि अपने वीरता पर, अपने बाहुबल पर पूरा भरोसा था, तो वो कहता है कि इस बात की भूल ना करो, मुझे मेरे बाहुबल पर भरोसा है, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, मैं निराश क्यों हो जाऊँ, यानी मुझे इतना पूरा भरोसा है कि मैं नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, तो मैं फिर निराश होकर क्यों बैठ जाऊँ। और उनके शब्दों में कंपन था, वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता था, वो कुछ कहना चाहता परंतु कह नहीं सकता। कई बार ऐसी स्थिति इंसान के सामने आ जाती है। समझ रहे हो ना बात को। नवीन राज्य, मधुलिका कहती है, ओहो तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं है, कि तुम्हारे में तो खूब उत्साह है, भला कैसे, कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं कि तुम कल्पना लोक में जी रहे हो। मधुलिका कह रही थी, किस तरीके से तुम नए राज्य की स्थापना करोगे, थोड़ा मैं भी इसका आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के समान सिंहासन पर बैठाऊंगा, तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो, कि तू टेंशन मत लो किसी प्रकार की, मैं तुम्हें एक राजरानी के रूप में यहाँ पर बैठाऊंगा सिंहासन पर, तुम्हारे छिने हुए जो खेत है उसकी चिंता मत करो। एक क्षण में सरला मधुलिका मधुलिका के मन में प्रमाद अंदर बहने लगा, द्वंद्व मच गया, यानी दो चार विचार आमने सामने आ जाते हैं तो मस्तिष्क में क्या होता है, द्वंद्व मच जाता है। उसने सहसा कहा, ओहो मैं सचमुच आज आज तक प्रतीक्षा करती थी राजकुमार की, मैं सचमुच में आज तक प्रतीक्षा करती। अरुण ने डिठाई से उनके हाथों को दबाकर बोला, यानी हाथों उसके हाथ अपने हाथों में लेकर के बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा, यानी सांस तेज हो गई, वह हाँ भी नहीं कह सकी और ना भी नहीं कर सकी, मधुलिका कुछ बोल नहीं सकी। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया, कुशल मनुष्य के सामने उसने अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया, कुशल मनुष्य के सामने उसने उस अवसर को नहीं जाने दिया। तुरंत बोल उठा वो, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्राण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल के सिंहासन पर बैठा दूंगा। मधुलिका अरुण के खड़क का आतंक देखोगी, यानी जो अरुण है वो कितना आक्रामक लड़ाका है वो देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी, वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकल गया क्या, कि मैं क्या आतंक देखूंगी। सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं, ये है मैं जानता हूँ, तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे, यानी तुम एक बात पूछना कौशल नरेश से, वो तुम्हारी इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगे। और मुझे यह भी विदित है, राजकुमार अरुण कहता है कि मुझे यह भी पता है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए दूर चले गए, यानी कौशल के जो सेनापति हैं वो बहुत दूर तक चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी, दारुण भावनाओं से उनका मस्तक है वो विकृत होता। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगी वही करूँगी। मधुलिका सी मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा कि तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही कह दूंगी महाराजा को जाकर। रंगमंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में, यानी ऊँग रहे थे, आधे सोए हुए, आधे आंखें खुली, आंखें मुखलित किए थे। चरण एक चामधारिणी युवती पीछे खड़ी हुई कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही थी, और चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में, यानी कमरे में धीरे धीरे संचालित हो रहे थे। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी थी। प्रतिकार ने आकर के कहा, जय हो देव, एक स्त्री प्रार्थना करने आई है, यानी वो मधुलिका वो महाराज से मिलने जाती है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिकार के साथ में मधुलिका आई, यानी जो सेवक था उसके साथ में, उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है, 3 वर्ष हुए हैं देव, यानी 3 वर्ष पहले मेरी भूमि खेत के लिए ले ली गई थी। ओहो, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए हैं, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों। अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी, अपने सेवक को महाराजा कहते हैं। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए, महाराज कहते हैं। उतनी ही भूमि मुझे दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप, यानी जो कौशल का दुर्ग है उसके दक्षिण नाले के समीप की
जंगली जो भूमि है वहीं में मैं अपनी खेती करूँगी और मुझे एक सहायक मिल गया है। वह मनुष्य से मेरी सहायता करेगा और भूमि को समतल भी बनाना होगा, यानी दक्षिण नाले के पास वाली भूमि मुझे दे दीजिए। महाराज ने कहा, कर्षक बालिके, ये बड़ी ऊबड़ खाबड़ भूमि है और इस पर वह दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व भी रखती है। तो मधुलिका कहती है, तो फिर मैं निराश होकर लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना। देव, जैसी आपकी आज्ञा हो। मधुलिका बोलती है, जाओ तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ, मैं अमात्य को यानी अमात्य प्रधानमंत्री को आज्ञा पत्र देने का आदेश देता हूँ। जय हो देव। ये कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका थी वो राजमंदिर से बाहर निकल गई। दुर्ग के दक्षिणी बावलीवाल नाले के तट पर घना जंगल था, यानी दुर्ग के दक्षिण में घना जंगल था। आज वहाँ मनुष्यों का पद संचार से जंगल की शून्यता थी वो भंग हो गई, यानी जंगल सुनसान था। जो मनुष्य उसको साफ सफाई कर रहे थे उस जगह की, तो जंगल की शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूम रहे थे। झाड़ियों को काट काट कर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराजा की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का खेत बन रहा था और किसी को उसकी चिंता नहीं थी। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी, संध्या का समय था। उस निविड़ वन में उस नवागत मनुष्यों को देख करके पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। अरुण खुश हो गया। सूर्य के अंतिम किरणें झुरमुट में घुस करके मधुलिका के कपोलों से खेलने लगे। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्वास करो, प्रभात में इसी जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, यानी तुम्हें राजकुमारी बनाया जाएगा, राजकुमारी महारानी बनाया जाएगा और मगध का निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। यह मधुलिका, इस प्रकार का होगा अपना शासन। भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों और तुम केवल 100 सैनिक लाए हो और उस दुर्ग पर अधिकार कर लोगे। रात के तीसरे प्रहर में विजय यात्रा होगी मधुलिके, यानी रात का तीसरा प्रहर होगा, उसमें विजय यात्रा शुरू करूंगा। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? मधुलिका पूछती है। अवश्य। तुम अपनी झोंपड़ी में ये रात बिताओ, प्रभात से तो राजमंदिर में ही तुम्हारा लीला निकेतन होगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के सामने उसकी कल्याण कामना सशंक थी, यानी उसकी शंका थी। कभी कभी उद्विती सी होकर के वह बालकों के समान प्रसन्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान वो तुरंत कर देता था। सहसा कोई संकेत पाकर के उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया। उसने कोई संकेत पाया अरुण ने और कहा कुछ कि अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण के इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए, इसलिए रात्रि भर के लिए मैं विदा होता हूँ। राजकुमार है वो मधुलिका से विदा हो जाता है। मधुलिका उठ खड़ी हुई, कंटीली झाड़ियों में उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह अपनी झोपड़ी की ओर चलने लगी। पथ अंधकार में था, यानी अंधेरी रात थी अंधकार में, और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम अंधकार में यानी घोर अंधकार में घिरा हुआ था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख की कल्पना की थी जैसे अंधकार में विलीन हो गई, यानी वह जितना सुख के बारे में सोच रही थी कि कल राजकुमार यहाँ का राजा बन जाएगा और मैं यहाँ की राजरानी, परंतु वो सारे अंधकार में विलीन हो गए। वह भयभीत थी। पहला भय तो उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह सफल क्यों नहीं होगा? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में चला जाएगा। मगध कौशल का चीर शत्रु है, मगध है वो कौशल का शत्रु है। ओहो, उसकी विजय कौशल नरेश ने क्या कहा कि कौशल के राजा ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मधुलिका है वो सिंह मित्र कौशल का रक्षक है, उस वीर की कन्या है। आज क्या करने जा रही है? नहीं, मधुलिका जैसे उसके पिता उस अंधकार में उसे पुकार रहे थे, वह पगली सी चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। ऐसे विचार उसके मन में चल रहे थे कि मेरे पिताजी तो इस दुर्ग को बचाया था और मैं आज एक विदेशी के हाथों में दे रही हूँ। रात का एक प्रहर
चला था, पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक नहीं पहुंची। वह उसी अधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र तो कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती थी और उसके सामने आलोक दिखाई पड़ता। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्कापिंड अश्वरोही चले आ रहे थे। आगे आगे वह एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा यानी हाथी घोड़े की रस्सी और दाहिने हाथ में नग्न खड़ग थी, तलवार थी। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक हैं उसके पास आ गए और मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब दूसरा अश्वरोही ने कड़क से कहा, तुम कौन हो स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो। रमणी के जैसी विकारग्रस्त हो जाती है तो वो मधुलिका चिल्लाने लगी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराधी ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े और बोले, पगली? पगली नहीं, यदि वही होता तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो और राजे के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट स्पष्ट कह। सेनापति कहता है, सही सही बता। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हाथ में हो जाएगा। कि श्रावस्ती दुर्ग है वो एक प्रहर में इसके दुश्मनों के हाथों में चला जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उस पर आक्रमण होगा, यानी दक्षिण नाले से श्रावस्ती दुर्ग पर आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले के ओर से धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं अश्वरोहियों के साथ में दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वरोही के साथ में बांध दी गई थी। कितने सैनिकों के साथ में? 80 सैनिकों के साथ में। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का राजधानी थी, मतलब केंद्र में था। इस रात्रि में अपने विगत वैभव का वो स्वप्न देख रहा था। विभिन्न राजवंशों ने इस पे उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था और अब वह कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हुई हैं। वहीं लोगों की ईर्ष्याओं का कारण दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। जब थोड़े से अश्वरोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग पर रुके तो उल्का के आलोक में सेनापति को पहचाना। तब द्वार खोला। सेनापति घोड़े की पीठ पर से उतर गए। उन्हें कहा, अग्निसेन दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? अग्निसेन दुर्ग रक्षक था। सेनापति की जय हो। 200, यानी दुर्ग में कितने सैनिक हैं? 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्रित करो, परंतु बिना ही किसी शब्द से। 100 को लेकर के तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द ना हो, यानी कोई प्रकाश ना करे और आवाज भी ना करे। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा और वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत किया। सेनापति ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ। वह सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया और अपने सुख निंद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा, यानी इस स्त्री ने मुझे कुछ ऐसी ही सूचनाएं दी हैं। महाराज ने स्त्री नेत्रों से देख करके कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बनाया है? तुम्हारा खेत तुम्हें नहीं मिला है? कोई बाधा है? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो? तो सेनापति कहता है, देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इस स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है कि आज जो श्रावस्ती दुर्ग है उसके दक्षिण नाले की ओर से आक्रमण होगा। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। गणना और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? तो मधुलिका ने कहा, हाँ देव, यह सत्य है। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्रित करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। यह सूचना देकर के तुमने पुरस्कार का काम किया है। इसी वजह से, इस पंक्ति की वजह से इस कहानी का नामकरण वो पुरस्कार पड़ा है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं उन आतिथ्यों का प्रबंध कर लूँ। अपने ही साहसिक अभियान में अरुण को बंदी बना लिया गया था। अरुण बंदी हुआ और दुर्ग में उल्का और आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ के जय घोष में सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज फिर दस्यु के हाथों में जाने से बच गया। अबला वृद्ध नारी आनंद से, अबला वृद्ध और नारियां सभी आनंद से उन्मुक्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडल दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता रोष से हुंकार करने लगी, वध करो। राजा ने सहमत होकर के प्राण दंड दे दिया और मधुलिका बुलाई गई और उसने पगली से आकर के खड़ी होगी। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका,
तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो वह मांग लो, चुपचाप क्यों खड़ी हो, यानी तुम्हें जो भी पुरस्कार चाहिए वो मांग लीजिए, चुपचाप क्यों खड़ी हो। राजा ने कहा, मेरे निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा और उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग ले, तो मुझे भी प्राणदंड मिले। अब मधुलिका कहती है कि मुझे भी प्राणदंड चाहिए। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास में जाकर के खड़ी हो गई, क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। आशा करता हूँ कि पूरी कहानी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई सेंटेंस ऐसा लगा हो, कोई वाक्य आपको ऐसा लगा हो कि आपकी समझ में न आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। अब एक दो प्रश्न करते हैं। देखो, मधुलिका का मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। क्यों? मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया, इस वजह से। मधुलिका ने पुरस्कार स्वरूप महाराजा से क्या मांगा? अरुण के साथ में प्राणदंड मांगा। आप भी ये थोड़े शब्दार्थ है ना, इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये शब्दार्थ जो हैं उनके अर्थ कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, पंक्ति पूछ ली जाती हैं, कहानियों के जो प्रमुख नायक वगैरह हैं वो पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।